नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार आप लोगों के हाथों में आने वाला है, आप लोगों के डोर पर आने वाला है। जी हाँ, आपके हाथों पर रहेगा सारा कुछ, जिम्मेदारी, सारा यह देश, क्योंकि शिक्षा का जो दायित्व है, जो देश का शिक्षित करने का दायित्व है, वह आप सभी लोगों के हाथों में है। और आज के क्लास में बेहतरीन गोल्डन वीडियो की बात करेंगे। बाल विकास टॉप 50 प्रश्न बाय जायसवाल सर। जी हाँ, ये बाल विकास के 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, उन टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का पूरा निचोड़ तैयार किया गया है। ये 50 प्रश्न पूछे गए हैं, इनसे संबंधित आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये 50 प्रश्न हो आगे जो पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे। हो सकता है ये 50 प्रश्न आपके पेपर पे सेम टू सेम प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 50 प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन वीडियो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कट ऑफ बहुत ही लो लेवल जा रहा है, यानी कि 100 प्लस बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ही टफ कंपटीशन है, इसलिए बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। पासिंग मार्क भी बहुत लोग यहाँ पे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। जी हाँ, लगभग 30% लोग ही यहाँ पे पासिंग मार्क अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जी हाँ, केवल 25 से 30% लोग ही। ठीक है, तो चलिए सभी प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे आप लोगों का आई बटन पे लिंक दे दी गई है, सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए। और अभी तक आप लोगों से फीडबैक के माध्यम से हमें पता चला कि जितने भी प्रैक्टिस आपके पेपर हमने किए हैं, बाल विकास की बात करेंगे सबसे ज़्यादा, तो 70 से लेके 75% तक जो है वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आपके जान लेते हैं 50 में से आप लोगों का स्कोर कितना है जो अभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक के पेपर में पूछे गए प्रश्नों का पूरा ये निचोड़ है 50 प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। उपलब्धि परीक्षण माप है, बुद्धि का है, मानसिक योग्यता का है, ज्ञान का है या शारीरिक क्षमता का है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो उपलब्ध परीक्षण किसका माप है? तो आप सभी लोग जानते हैं उपलब्ध परीक्षण जो है आपके ज्ञान का माप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए, उपलब्ध परीक्षण जो होता है स्कूल से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नत की है और शिक्षार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। किसके माध्यम से? उपलब्ध परीक्षण के माध्यम से। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थी के लिए उपलब्ध परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, आपके आवधिक परीक्षा या मासिक परीक्षा की बात करेंगे। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए उपलब्ध परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका उसका क्या होता है? मासिक परीक्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और उपलब्ध परीक्षण के उद्देश्य भी पूछे जा रहे हैं। तो उपलब्ध परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने हेतु एक उचित और विश्वसनीय परीक्षण करना, छात्रों के मध्य भेद कम कर उनमें मेधावी, औसत, मंदबुद्धि छात्रों का चयन करना, छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, छात्रों की समस्याओं का पता लगाना, और पांचवा ऑप्शन है छात्रों की रुचि, अभिरुचि एवं उनकी क्षमताओं का पता लगाना। ये आपके उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे। प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है? आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न है। तीसरे का फीडबैक जान लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा रहा है यहाँ पर। सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे सभी ब्रदर्स, टीचर्स, भाई बहन। तीसरा प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से पता चला कि बच्चे से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों से, तार्किक, चिंतन, मनन। ठीक है, अगर आप एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को सोचेंगे तो आप बेहतरीन आपके बाल विकास के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? कि उसकी व्यवस्था फेल हो गई है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा में विद्यार्थी से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं सक्षम आधारित या समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, आपके समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ आधारित? तो आप सभी जानते हैं हम लगातार प्रैक्टिस सेट पर या प्रैक्टिस पेपर पर इन सारे प्रश्नों की बात कर चुके हैं कि परीक्षा में विद्यार्थी से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो आपके समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या शत शत वाला प्रश्न? तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनमें से कौन हो जाएगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
तो आपके सत असत हो गए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। ये टॉप 50 प्रश्न आपके तय करेंगे कि आने वाले प्रश्नों पर आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, और एग्जाम के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी फीडबैक कीजिएगा। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो उस किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो ये बताइए आप किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक की बात करेंगे। देखिए, जब संख्या अधिक होती तो फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा जो है उनका मूल्यांकन करना बेहतरीन होता है, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है। तो फिर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा मूल्यांकन करने की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं। व्यापकता, मूल्यांकन, व्यावहारिकता, वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन, वैधता, व्यावहारिकता और मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि एक अच्छी परीक्षा के लिए जो 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं वह वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए और मूल्यांकन। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। टेलीग्राम पे लिंक आपको दे दी गई है। टेलीग्राम पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे फ्री पीडीएफ फाइल, नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। आठवां प्रश्न है, परीक्षण शिक्षण के लिए, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है, ये मूल्यांकन का लक्ष्य है। संकुचित, व्यापक, सीमित, उपरोक्त सभी। जी हाँ, प्रश्न को समझिएगा, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परीक्षण शिक्षण के लिए है, परीक्षण किसके लिए है, शिक्षण के लिए है, और शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं है, यह मूल्यांकन का लक्ष्य जो कहलाएगा वह व्यापक रूप कहला जाएगा। ठीक है, तो परीक्षण शिक्षण के लिए है, बल्कि शिक्षण जो है परीक्षण के लिए नहीं है, परीक्षण जो है शिक्षण के लिए है। ये आपको व्यापक रूप की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है। सामूहिक परीक्षा, सामर्थ्य परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा या प्रक्षेपण विधि की बात करेंगे। तो बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि कहला जाएगी। तो व्यक्तित्व जो परीक्षा होती है, ये बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की विधि व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए रुचि की बात कर रहे हैं। देखिए, रुचि से ही हमें पता चल रहा है, तो रुचि परीक्षण का मूल्यांकन कर रहा है, तो रुचि मतलब उसकी व्यक्तित्व परीक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, इसको साक्षात्कार विधि भी बोला जाता है। व्यक्तित्व परीक्षा को साक्षात्कार विधि के द्वारा बच्चों की रुचि में वृद्धि एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन का ज्ञान होता है, और साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं की परीक्षण में विशेष सहायता पहुंचाता है, और साक्षात्कार मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन के एक महत्वपूर्ण आपका साक्षात्कार साधन भी होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट क्या होता है। प्रश्न पत्र की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लूप्रिंट होता है साथियों, ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होता है। दृश्य से अदृश्य, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। देखिए, प्रस्तावना की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित होगा। तो प्रस्तावना मतलब होता है पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण मतलब क्या है, पूर्व ज्ञान के, जो पहले बच्चा कुछ जानता हो, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित होता है। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण किसकी, ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह आपका फोर्थ ऑप्शन है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव के भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। जी हाँ, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जो है भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सिद्धांत ये आपके एक पहले पावलोव से संबंधित, जीन पियाजे से संबंधित पहले दिन ज़्यादा पेपर में आए, फिर दूसरे दिन आपके वाइगोस्की और आपके थांडाइक से संबंधित आए,
और तीसरे दिन जो आपके मैस्लो से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और आपके वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और ज़्यादा सिद्धांत के कम प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादातर इसी टाइप के जो हम आज प्रश्न कर रहे हैं, टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम पे पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं से संबंधित पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी फीडबैक कीजिएगा, एग्जाम के पहले आपका बेहतरीन तैयारी हो रही है। तो मौखिक मूल्यांकन द्वारा किस उद्देश्य की जांच करना संभव नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं मौखिक मूल्यांकन द्वारा जो है ज्ञान, अवबोध और ज्ञान उपयोग, इन तीनों का जो है मौखिक मूल्यांकन द्वारा उद्देश्य की जांच करना संभव है, ज्ञान की, अवबोध की और ज्ञान उपयोग की, लेकिन कौशल की संभव नहीं है। इसलिए यही तो पूछा जा रहा है, किसकी संभव नहीं, तो कौशल की संभव नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं व्याख्यात्मक हो गया, विवेचनात्मक हो गया, आलोचनात्मक हो गया, ये तीनों जो है आपके निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन सरल प्रत्यास्मरण जो है ये आपके निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति को अवसर नहीं मिलता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है वह कहलाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में जो सही होगा वही आपको करना पड़ेगा। अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अभिव्यक्ति क्षमता के अनुसार आप वहाँ पे अवसर नहीं मिलता कि आप ज्ञान अपने क्षमता के अनुसार लिख सकें, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ स्वरूप का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। बाकी लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया वह कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय लिया और कोई नहीं, आपके अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। जी हाँ, बिने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है, यह जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। जी हाँ, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, अर्थपूर्ण संबंध की बात कर रहे हैं, माता पिता की ओर दबाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कारक जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है वह है अर्थपूर्ण संबंध। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, सिलेक्शन 101% करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। प्रकृति पर, पोषण पर, अनुकूलन पर या पाठ संशोधन पर देता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है, तो पोषण के घटक पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। अनुभव है, परिपक्वता है, शारीरिक विकास है या कौशल हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो क्षमता के विकास का जो दूसरा नाम कहलाता है वह हमारा कहलाता है कौशल विकास। जी हाँ, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा कौशल का विकास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को जो है बाल केंद्रित बना दिया गया है। और ये सारे प्रश्न आपके पेपर पर पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे प्रश्न, ये सारे कंसेप्ट पूछे गए हैं और उन्हों का यह 50 प्रश्नों का निचोड़ बनाया गया है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर सकें टीटी को क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। तो कौन सा जो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो व्यवहार में स्थिरता जो है ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं होता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, अस्थिरता की समस्या आती है, संवेगात्मक समस्याएं आती हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता किशोरावस्था में नहीं होता है। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन जहाँ होगा, अस्थिरता की समस्या जहाँ होगी, संवेगात्मक समस्याएं होगी, वहाँ पे व्यवहार में स्थिरता नहीं आ सकती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो आप जानते हैं प्रयोगात्मक विधि हो गई, उपचारात्मक विधि हो गई, निरीक्षण विधि हो गई, ये तीनों जो है आपके शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि हैं। लेकिन जो आत्मनिरीक्षण विधि है ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, ठीक है। प्रयोगात्मक, उपचारात्मक, निरीक्षण, ये तीनों विधियाँ आपके शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है। आपके आत्मनिरीक्षण जो विधि होगी वह वस्तुनिष्ठ विधि नहीं आती है।
अगला प्रश्न है साथियों, संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, करुणा है, एकाकीपन, भूख, आत्माभिमान। तो संवेग जो सामान्यतः है सुख देता है वह आत्माभिमान की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनको टीटी एग्जाम को क्रैक करना है, एग्जाम को 101% फतेह करना है, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी कमेंट का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? जी हाँ, अमूर्त स्थायी भाव आदर होता है, निवास स्थान होगा, पशु होगा या क्रोध हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इनमें से कौन अमूर्त जो स्थायी भाव है? तो जो आदर होता है, आदर जो है अमूर्त स्थायी भाव है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? ये प्रैक्टिस पेपर हम कर चुके हैं और ये आपके एग्जाम पर पूछा भी गया प्रश्न है कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? तो यह निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, जितने हमने बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर किए हैं, लगभग आपके 27 से 28 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं या 25 प्लस प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, और सारे प्रैक्टिस पेपर से 3 से 4 5 ऐसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं सारे प्रैक्टिस पेपर पे। ठीक है, तो अगर आपके पास 2-4 दिन है तो प्रैक्टिस पेपर को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। प्रश्न अगला, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, ये तीनों जो है आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन तीव्र संयोजन कर लेना यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, दिया गया है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मॉर्गन ने या क्रॉनबेक ने कहा था? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा था। वुडवर्थ महोदय जी को नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अधिगम ही शिक्षा है, इसलिए विलियम वुड ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे मानसिक प्रक्रिया माना है जो जीवन भर चलती रहती। तो सीखना एक जीवन भर चलता रहता है, विकास की प्रक्रिया भी जीवन भर चलती रहती है, लेकिन अभिवृद्धि जो है एक निश्चित और सीमा, ठीक है, अभिवृद्धि का समय निश्चित होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? तो आप सभी लोग जानते हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, ये थॉर्नडाइक महोदय जी के मुख्य नियम है। ठीक है, तो बाकी अभ्यास का नियम यहाँ पे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गौर नियम आपके 5 है थॉर्नडाइक महोदय जी के, आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया, ठीक है, एक मनोवृत्ति का नियम हो गया, आत्मीकरण या आत्मीकरण का भी नियम हो गया, एक साहचर क्रिया का हो गया। ठीक है, तो बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक आत्मक्रिया हो गया, और मनोवृत्ति हो गया, साहचर क्रिया हो गया, ये गौण नियम है आपके। ठीक है, और अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव या परिणाम का नियम ये मुख्य नियम है आपके। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या समस्या केंद्रित पर? तो आप सभी जानते हैं अन्वेषण के प्रणाली का जो उपागम कहलाता है वह समस्या केंद्रित पर होता है। जी हाँ, अन्वेषण का प्रणाली उपागम क्या हो जाएगा? समस्या केंद्रित हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है साथियों, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण क्या होता है? वाद विवाद विधि होता है, कार्यशाला विधि होती है, विचार गोष्ठी विधि होती है, या ये सभी हो जाएंगे? जी हाँ, फटाफट कमेंट कीजिएगा। समूह विधियों द्वारा सीखने का जो उदाहरण कहलाता है वह वाद विवाद विधि भी कहलाती है, क्योंकि वाद विवाद समूह के द्वारा ही होगा। कार्यशाला विधि भी कोई एक व्यक्ति कार्यशाला में नहीं करता। ठीक है, विचार गोष्ठी विधि भी ये भी समूह विधि है। तो ये तीनों जो है समूह विधियों द्वारा सीखने के उदाहरण है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन ये सभी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक आपका सामाजिक परिवेश है, थकावट है, मानसिक स्तर है, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक हमारा क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवेश। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, या ये सभी आ जाएंगे? तो आप भली भांति जानते हैं, हम प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर पर क्लास पे बात कर चुके हैं कि ऐसा जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है वह सहनशीलता भी होगी, जिसमें आत्मविश्वास होता है, संवेगात्मक में परिपक्वता होगी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण ये तीनों हो जाएंगे। उस व्यक्ति में सहनशीलता होगी, आत्मविश्वास भी होगा और संवेगात्मक परिपक्वता भी होगी, अर्थात ये सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं।
कक्षा में परस्पर संवाद को क्या उभर कर आना है? विवाद है, सूचना है, विचार है या तर्क वितर्क है? तो कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना है? वह हो जाए आपका विचार। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को अभिरुचि कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अभियोग्यता कहते हैं या अभिवृत्त कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता को क्या कहते हैं? वह अभियोग्यता कहते हैं। ठीक है, आपने कार्य किया है तो अपनी योग्यता के अनुसार ही किया होगा, तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट योग्यता अभियोग्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? गति होता है, संभरण होता है, परिशुद्धता होती है। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर की ये तीनों विशिष्ट विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर में गति होती है, संभरण भी होता है और परिशुद्धता भी होती है, अर्थात ये सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया प्रशिक्षण एवं अभ्यास जो संबंधित है तो ये आपके व्यवहारवाद से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं की ओर, पैर से सिर की ओर, बाईं से दाईं ओर या सिर के पैर की ओर। तो मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार नाम ही दिया गया है मस्तिष्क ठीक है, मस्तिष्क अधोमुखी दिया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी बालक का यह सिर से पैर की ओर विकास का अनुसरण होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, आप सभी का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, फतेह कीजिए, सिलेक्शन पाइए। शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आपको कमेंटेड होना पड़ेगा। ये वीडियो को सारे प्रश्न को ठीक है अटेंड करना पड़ेगा, इन प्रश्नों को समझना पड़ेगा और इन्हीं प्रश्नों को समझ कर आप लोग सिलेक्शन बेहतरीन स्कोर बाल विकास पर कर पाएंगे। ठीक है, तो इनमें से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो आप जानते हैं समस्या समाधान जो है अंतर्दृष्टि को बाधित नहीं करता है, मानसिक प्रारूपता को बाधित करता है, निर्धारण को करता है, तीनों को करेगा। जी हाँ, समस्या समाधान जो होता है अंतर्दृष्टि को बाधित करता है, मानसिक प्रारूपता को बाधित करता है, निर्धारण को बाधित करता है, लेकिन आपके मोर्चाबंदी को बाधित नहीं करता है। तो समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करेगा? मोर्चाबंदी बाधित नहीं करेगा, बाकी अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, निर्धारण ये तीनों बाधित करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कता अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं वह हम बात करेंगे बाल्यावस्था की बात करेंगे। लगभग 40 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये 50 प्रश्नों का पूरा निचोड़ है अभी तक जो पेपर में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक या पश्चात रूढ़िगत। देखिए, जब भी हम नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं कोहल वर्ग की तो वाक प्राक रूढ़िगत है, आपका रूढ़िगत है और पश्चात रूढ़िगत है। ठीक है, ये तीनों आपके कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। लेकिन संवेदी प्रेरक जो अवस्था है ये जीन पियाजे जी की अवस्था है। ठीक है, तो ये कोहल वर्ग की नहीं होगी। यही पूछा गया कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास का कौन सा अवस्था नहीं है, तो यह संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या सभी पर करता है? तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वह जानते हैं विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है और समुदाय पर भी करता है, इसलिए ये सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट अंदाज में ये टॉप 50 क्वेश्चन है, रिमाइंड कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। इनमें से कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो आप जानते हैं संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों जो है संप्रेषण के तत्व कहलाते हैं, माध्यम, श्रृंखला और उद्देश्य। लेकिन संप्रेषण का जो नियोजन है ये संप्रेषण का तत्व नहीं कहलाता है। ठीक है, बाकी माध्यम, श्रृंखला, ये उद्देश्य, ये तीनों तत्व हैं, नियोजन आपका तत्व नहीं कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, सभी प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, ब्रदर्स, टीचर्स सभी का वेलकम अभिनंदन है जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। जी हाँ, जितना कट ऑफ देखा जा रहा है तो 110 प्लस में यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, जितना अभी एग्जाम में पेपर हुए इनमें कट ऑफ देख रहा है, कट ऑफ जिस तरह हम देख रहे हैं तो 110 प्लस तो सिलेक्शन यहाँ पे लग रहा है कि सर्वोपरि हो जाएगा। बाकी अभी तो एग्जाम बहुत ही हुए हैं, अब जब भी 10-15 पेपर 20 दिन हो जाएं पेपर में तो फिर कट ऑफ का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, कि लगभग कितना जा रहा है।
तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? वह होता है किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आशुबेल महोदय जी हैं, जीन पियाजे जी हैं, हल हैं या स्किनर महोदय जी हैं? तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन कहलाते हैं? सभी लोग जानते हैं, बीएफ स्किनर की बात करेंगे। जी हाँ, अभिक्रमित अन्वेषण विधि के जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हैं। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और प्रयोगों द्वारा वह निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रयत्न तथा सफलता प्राप्त करने से सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, यह वह सीखने में बराबर रुचि लेता है। तो किसकी बात करेंगे? अभिक्रमित अन्वेषण विधि के जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं, सीखने में उत्सुकता होना, ज्ञान की संरचना और पुष्टिकरण, ये तीनों शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है। लेकिन क्रमशीलता का भाव यह आपके शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस आपके बाल विकास के टॉप 50 प्रश्नों को जो एग्जाम पे पूछे गए प्रश्न हैं कंप्लीट करते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या स्थूल कार्यात्मक अवस्था? तो आप सभी जानते हैं, लगातार हम प्रैक्टिस पेपर ये सारे प्रश्नों को बात भी कर चुके हैं, डिटेल के साथ बात कर चुके हैं कि जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था से संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था प्रारंभ होती है वह औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। तो जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो देखिए किशोरावस्था, तो किशोरावस्था जो है आपका लगभग 12 वर्ष से ऊपर ही आता है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था क्या है? 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष है। तो यह आपकी कौन सी अवस्था आएगी? चौथी अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था या अमूर्त या संक्रियात्मक या कार्यात्मक अवस्था, चौथी अवस्था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, यह कथन किसका है? तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, यह आपके ना तो स्टेनले हॉल का कथन है, ना ही आपके जर्सील का है, ना ही हर्लॉक महोदय है। देखिए जर्सील का कथन क्या है, शुद्ध कथन जान लेते हैं। जर्सील ने कहा है किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए, किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, और इस पर दिया गया किशोरावस्था वह जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, बालक दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे जर्सील ने सही कथन क्या है जर्सील का, कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, ये शुद्ध कथन है, ये कथन आपके जर्सील महोदय जी का है। बाकी जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को, जॉन डी मेयर को, पीटर को, शेलॉय के? ये प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को हम ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर पर कर चुके हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? आपके डेनियल गोलमैन को जाता है। अगर लोकप्रिय बनाना है तो दुनिया में गोल गोल घूमना पड़ेगा, लोकप्रिय बनाना है तो डेनियल गोलमैन को महोदय से बात करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि पद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। वह संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन भी गोलमैन ने ही किया था। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1904 में हॉलिंगवर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टेनले हॉल ने, 1904 में थॉर्नडाइक महोदय जी ने। तो किशोरावस्था के आकस्मिक जो विकास का सिद्धांत है, जी हाँ, किशोरावस्था को आकस्मिक विकास का सिद्धांत आपके स्टेनले हॉल ने 1904 में दिया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का 50वां प्रश्न है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन हल का है, स्किनर का है, क्रो एवं क्रो का है या स्टेन का है? तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन आपके क्रो एवं क्रो महोदय जी का है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सामाजिक और संवेगात्मक, शाह और शाह की पुनरावृत्ति हो गई है, साथ साथ शब्द आए हैं और क्रो शब्द आया है, तो इनका भी बहुत ही एकजुट मान्यता है। ठीक है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का साथ साथ चलते हैं, ये किसका कथन? आपके क्रो एवं क्रो महोदय जी का है। तो ये रहे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके
अभी तक पेपर में पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण कलेक्शन है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझा होगा, अच्छे तरीके से फीडबैक भी आपने किया है और ये वादा करता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर पे ये सारे प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर, सारे प्रैक्टिस पेपर बाल विकास के अटेंड करके जा रहे हैं तो 25 प्लस बाल विकास में आप लोग करेंगे, क्योंकि बाल विकास में बच्चों से संबंधित, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक शिक्षक के तौर पर आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनको संभालना है, ठीक है, किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार करना है, तो इस प्रकार के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इसी प्रकार से प्रिपेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा सिद्धांत ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत है। डायरेक्टली हम जो चीज़ बुक में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तर्क वितर्क किया जाता है, तो वो तर्क वितर्क आपको समझना है, फीडबैक करना है। बाकी सारे प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, बाकी हम डेली एनालिसिस भी करते हैं, तो डेली एनालिसिस में ज़रूर जुड़िए और वहाँ पे किस किस टॉपिक पर कवर करना है उस टॉपिक से हम सारा चीज़ें बातें भी करते हैं कि किस टॉपिक को अब आप आगे आपको पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा जोर देना है, सारी हम कंक्लूजन एनालिसिस पे करते हैं। तो एनालिसिस जरूर देखिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।